ओके चलें लेट्स बिगिन। अच्छा, लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, और उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट रह गया। आज इसे हम पूरा कर लेंगे, होपफुली के मैक्सिमम घंटे में हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, so last time we learned that a transformer circuit has two parts, primary part and a secondary part, ठीक है। और इनके बीच में वो इनकी कोर लगी होती है, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने में। और लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि हम अगर हमने सेकेंडरी पार्ट को प्राइमरी पार्ट की तरफ मूव करना है तो हम इसे कहते हैं रेफर्ड लोड नेटवर्क। और इस केस में क्या होगा कि जो आपका लोड Z है, ठीक है, वो n स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, n टर्न रेशो है, ठीक है, मैंने नीचे शो भी किया हुआ है। और अगर आपने अपने प्राइमरी पार्ट को सेकेंडरी पार्ट पे लेके जाना है, ठीक है, तो इसे कहते हैं रेफर्ड सोर्स नेटवर्क। इस केस में जो आपका वोल्टेज सोर्स है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपका कोई सोर्स इम्पिडेंस है ZS तो वो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। Z बताते खुद Z ऐसे अपने वैसे का वैसे रहेगा। और ये सर्किट मैंने बनाया हुआ नीचे बॉटम राइट साइड पे आपकी इस वाली स्लाइड में, ठीक है। ये सिर्फ लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसका रीकैप है। और अपने सेकेंडरी साइड को प्राइमरी ले जाना या प्राइमरी साइड को सेकेंडरी ले जाना, ये करने के बाद जो दोनों आपके पास रेफर्ड नेटवर्क्स बनते हैं, इन आप दोनों रेफर्ड नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं, किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं अपने सर्किट्स के अननोन पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है, ओके। यस सर। ओके, अब हम आगे यस सर। चलते हैं। ये जो हमने लास्ट टाइम चीज़ पढ़ी थी, हमने इसको यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली आज के लेक्चर में ट्रांसफार्मर की जो दो मेजर एप्लीकेशन है ना, जहाँ जहाँ पे ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है, मैं वो दोनों एग्जाम्पल्स करूँगा आज आपके सामने से, ठीक है। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये कहती है कि एक वोल्टेज सोर्स है VS, ठीक है, और वो पावर डिलीवर कर रहा है आपके एक 3 ओहम के लोड को, ठीक है। और ये पावर वो चाहता है कि डिलीवर हो एटलीस्ट 15 किलोवाट की। और इन लोड और सोर्स के बीच में जो लाइन लगी है, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओहम, ठीक है। अच्छा, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। अब अज्यूम अ सर्किट इज गिवन बिलो वेयर सोर्स विद नेग्लिजिबल इंपेडेंस, मतलब सोर्स की कोई इंपेडेंस नहीं है, यहाँ पर जीरो इंपेडेंस है सोर्स की। When negligible impedance is connected to a remote 3 ohm load via transmission line with 2 ohm resistance, objective is to deliver 5 kilowatt power to the load. Okay, अच्छा, हमें पता है कि लोड के पास जो पावर है वो 15 किलोवाट की है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एसी करंट या एसी वोल्टेज के सिलसिले में हम जो पावर लगाते हैं उसका फार्मूला, यूजली तो पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है, जब डीसी करंट हो या डीसी सर्किट हो। लेकिन अगर आपके पास एसी सर्किट है तो अब एसी सर्किट में ज़ाहिर है करंट की वैल्यू साइनोसॉइडल यहाँ को वेव को फॉलो करते हुए ऊपर नीचे वेरी होती रहती है, ठीक है। तो इस केस में जो पावर का फार्मूला होता है, फार्मूला वही रहता है आई स्क्वायर आर। लेकिन पिछले केस में जो आई था वो आई की मैक्सिमम वैल्यू थी। इस केस में जो आई होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, वो आरएमएस वैल्यू होती है। और आरएमएस वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये जो एवरेज पावर का फार्मूला है आई आर एम एस स्क्वायर आर, मैंने वहाँ पे आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 डाल दिए, जबकि आई नॉट मेरे पास मैक्सिमम करंट है, ठीक है। और मुझे पता है कि पावर इस केस में जो 3 ओहम लोड पे अवेलेबल 15 किलोवाट है। मैंने उसी को सॉल्व किया, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है। तो यहाँ से मेरे पास जो मैक्सिमम करंट निकल रहा है, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट वो 100 एम्पियर है। क्लियर है सबको, इसमें कोई इशू तो नहीं किसी को? नो सर। ओके जी, बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों ना सुबह सुबह की क्लास में कैमरा ऑन करवा लिया ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो रहा है। आपके हिसाब से आइडिया ठीक रहेगा? सर जाग रहे हैं। ओके, अच्छा। अब जो कि ये जो सर्किट हमारे नीचे प्लॉट किया था, इसमें एक ही करंट है जो सर्किट में से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैं मतलब लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे लोड के क्रॉस जो करंट है वो तो मिल ही गया आई नॉट, और यही आई नॉट 100 एम्पियर जो पूरे सर्किट में से फ्लो कर रहा है। इसके अलावा और कोई करंट नहीं है जो इस सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। आई नॉट को 3 ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वोल्टेज मिल जाएगी जो लोड के क्रॉस है वो 300 वोल्ट है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मुझे पता है कि मेरे 3 ओहम के लोड के क्रॉस अगर 300 वोल्ट है, ठीक है, तो 2 ओहम के जो रेजिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन की उसके अक्रॉस 200 वोल्ट होगा। और अगर 3 ओहम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस 300 वोल्ट है और ट्रांसमिशन लाइन पे 200 वोल्ट है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो मेरा सोर्स है वो एटलीस्ट 500 वोल्ट जनरेट कर रहा है, ओके।
Yes, sir. ओके, Yes, sir. यहाँ से हमने देख लिया कि फ्रॉम द रेजिस्टेंस रेशो द पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी हैज अ डिस्करेजिंग वैल्यू। ठीक है, आपके पास 3 ओहम का जो लोड है और 2 ओहम की जो ट्रांसमिशन लाइन है, इन दोनों की रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हमने एफिशिएंसी निकालनी हो कि टोटल जितनी वोल्टेज आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपियर हो रही होगी, समवट आपकी जो पावर होती है उसी के मतलब प्रोपोर्शन होती है। तो वी कुड सी कि जितनी परसेंटेज पावर 3 ओहम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपियर हो रही होगी, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट इज 60%। ठीक है, so which reflects the fact that a lot of power gets wasted in a transmission line। ठीक है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमारे 3 ओम लोड के क्रॉस अपीयर हो, ऐसा नहीं है। हमारी काफ़ी सारी जो पावर है वो 2 ओम का जो लाइन रेजिस्टेंस है वहाँ पे वेस्ट भी हो रही है। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, दिस इज समथिंग जो हम चाहते हैं कि हम इसे ओवरकम कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे और फिर आप देखेंगे कि ये जो एफिशिएंसी अभी 60% है, दिस विल इंक्रीज टू सम अदर वैल्यू विच विल बी मोर देन 60%। ओके, जस्ट बाय एम्प्लॉइंग ट्रांसफार्मर्स। ओके, तो अब मैं वही काम करने लगा हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि वो जो पीछे वाला सर्किट है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मैंने इसमें 2 ट्रांसफार्मर ऐड कर दिए। एक मैंने ट्रांसफार्मर ऐड किया है प्राइमरी साइड पे, इसकी मैंने जो टर्न रेशो है वो 1/n रखी है, मतलब इसकी भी जो प्राइमरी साइड है वहाँ पे वाइंडिंग की रेशो 1 है और इसकी जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पे वाइंडिंग रेशो n है। ये वो वाला ट्रांसफार्मर जो इस आपकी इस प्रेजेंट स्क्रीन में टॉप साइड पे लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, 1:n वाला। ठीक है, और इधर मैंने कोई वोल्टेज सोर्स भी लगाया, अभी मुझे उसकी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, और फिर ये जो दरमियान वाला सर्किट है, यहाँ पे वही 2 ओम की लाइन रेजिस्टेंस लगी हुई है और फिर इसके राइट में मैंने एक और ट्रांसफार्मर लगाया है। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, रेशो इसकी 4:1 है। ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पे आपका वही 3 ओम का लोड रेजिस्टेंस मौजूद है। तो अगर आप ये ऊपर वाले सर्किट को देखें जिसमें मैंने 2 ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं, तो इसमें सारी चीज़ें वो शामिल हैं जो हमारी पिछले वाले सर्किट में थी। हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, हमारे पास 2 ओम की लाइन रेजिस्टेंस है मिडल वाले सर्किट में ऊपर टॉप पे, और हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है 3 ओम की एक्सट्रीम राइट साइड पे। ओके, येट अगेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वही है कि जो हमारा लोड है 3 ओम का रेजिस्टेंस, उसको 15 किलोवाट की पावर मिल जाए और इसके क्रॉस जो करंट ड्रॉ हो रहा हो वो 100 एम्पियर हो या फिर उसके अंदर उसके क्रॉस जो वोल्टेज अपियर हो रही है वो 300 वोल्ट हो। ओके, अच्छा, हमने इस सर्किट को बना दिया। अब हमें पता है कि हमने 2 ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं। हमें पता है ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है एक आइडियल ट्रांसफार्मर की कि वो अपने अपने अक्रॉस कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता। ओके, दूसरा, वो अपने में से कोई डीसी करंट फ्लो होने नहीं देता। मतलब जो भी चीज़ एक ट्रांसफार्मर की एक साइड से दूसरी साइड तक जाएगी वो एसी ही होगी, वो डीसी नहीं होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर मेरे पास 2 ट्रांसफार्मर हैं, मैं इन इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है उसको रेफर्ड सोर्स नेटवर्क लगा के इसको दरमियान वाली साइड की तरफ लेके जाता हूँ। वहाँ पे मैंने किस तरह लेके जाना है, मतलब मैं प्राइमरी को सेकेंडरी में लेके जाता हूँ और जो मेरा राइट साइड वाला पोर्शन है जहाँ मेरा लोड लगा हुआ है 3 ओम का, उसे मैं रेफर्ड लोड नेटवर्क यूज़ करते हुए अपने इस सेकेंडरी साइड को प्राइमरी में लेके जाता हूँ। मतलब इफेक्टिवली मैं चाह ये रहा हूँ कि जो मेरे ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग्स हैं, मतलब इसके अब 3 पार्ट्स हैं मेरे, ये जो ऊपर वाले सर्किट है, ठीक है? इसका जो सबसे एक्सट्रीम राइट वाला पार्ट है वो भी मिडल वाले पार्ट सर्किट में आ जाए और जो इसका एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पार्ट है जहाँ पे मेरे पास एक सोर्स लगा हुआ है वो भी मिडल वाले सर्किट में आ जाए। ओके, और इस काम के लिए मैं रेफर्ड सोर्स नेटवर्क और रेफर्ड लोड नेटवर्क दोनों ही यूज करूंगा। ओके, Yes, sir. okay, चलें। So we will refer to both the source and the load into the middle section with the transmission line using both transformation। अच्छा, अब जो एक्जैक्टली नीचे वाला सर्किट है जो मैंने आपके सामने प्लॉट किया है, यहाँ पे मैंने एक्जैक्टली यही काम किया है। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने सोर्स है इसके साथ चूंकि मेरे पास इस वक्त जो इम्पिडेंस है वो 0 है, मतलब मेरे पास जेड डैश कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। मैंने जो अपना सोर्स है वोल्टेज सोर्स उसको उठा के मैं अपने मिडल सर्किट में लेके आऊँ। ओके, जब मैं इसको अपने मिडल सर्किट में लेके जाता हूँ और मैं वाइंडिंग्स को डिस्कार्ड करता हूँ, ठीक है, तो जो मेरी सोर्स वोल्टेज है वो नंबर ऑफ वाइंडिंग से मल्टीप्लाई हो जाती है, वाइंडिंग रेशो से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप देखेंगे मेरे पास जो ओरिजिनली वोल्टेज था वो 500 वोल्ट था, वो एन से मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने वोल्टेज सोर्स के पीछे लिख दिया 500 एन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको मैंने मिडल सर्किट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मिडिल सर्किट में जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो 2 ओम की है, वो आप देख सकते हैं वो 2 ओम के ऊपर शो भी हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा एक्सट्रीम राइट वाला मेरे पास लोड
नेटवर्क था, मतलब रेफर्ड लोड नेटवर्क, उसको जब मैंने मिडिल सर्किट से कनेक्ट किया है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास जितने भी लोड रेजिस्टेंसेस होती हैं वो सब की सब एन स्क्वायर से डिवाइड हो जाती हैं। ओके, कोई बात नहीं। और जो लोड में से करंट फ्लो हो रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है आपकी ये लोड रेशो से, और जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज है वो मल्टीप्लाई हो जाता है लोड रेशो से। ठीक है, तो यही मैं काम करता हूँ। तो मेरे पास लोड था 3, उसको मैं 1/n² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n स्क्वायर ऊपर जाके 4² हो जाएगा। तो मेरे पास अल्टीमेटली जो यहाँ लोड बन रहा है एक्सट्रीम राइट साइड पे ये बॉटम सर्किट में, वो 3 × 4² दैट वुड बी 48 ओम। ओके, उसके बाद इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो आई आउट डिवाइडेड बाय 4 होगा। मेरे को पता है कि आई आउट मेरे पास 100 एम्पियर, इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 25 एम्पियर बनेगा। दूसरा मुझे ये भी पता है कि जो मेरे पास ओरिजिनल वी आउट था वो 300 वोल्ट था, इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1200 वोल्ट बनेगा। ओके, अच्छा, ये तो स्ट्रेट अवे सर्किट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो हमने देखा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन करने से जो चीज़ चेंज हो रही है, मेरे सोर्स वोल्टेज का वोल्टेज भी करंट वोल्टेज भी चेंज हो गया। पहले वो 500 था, अब वो 500 मल्टीप्लाइड बाय n हो गया। ठीक है, और फाइनली जो मेरे पास लोड है 3 ओम, वो भी अब 3 ओम नहीं रहा, वो बढ़ के 48 ओम हो गया। उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया। फाइन एनफ, होने दें। ओके, अच्छा, अब इस रेजिस्टेंस के चेंज होने से, जो कि पहले मेरे पास 3 ओम थी, अब ये 48 ओम हो गई है। हम स्ट्रेट अवे ये देखते हैं कि क्या इससे हमारी एफिशिएंसी पे कोई फर्क पड़ा है। ओके, so we can see that this transformation, that from this transformation that the power efficiency now, originally the power efficiency was 3/5। okay, लेकिन अब जो आपकी एफिशिएंसी है वो 48/50 है। ठीक है, आपके पास लोड रेजिस्टेंस 48 ओम हो गया है, और आपके पास 2 ओम की लाइन रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन करने से, मैंने कोई खास मेजर कैलकुलेशन नहीं की। 48/50 = 96%। तो इसका मतलब है इस केस में जो हमारी पावर डिलीवर हो रही है वो, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 96% है, और ओरिजिनल ट्रांसफार्मर लगाए बगैर वो एफिशिएंसी 60% थी। सो यू कैन सी दैट द एफिशिएंसी हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, वो 60% से बढ़कर 96% पे हो गई है। ओके, दूसरा, मुझे पता है कि जो मेरे पास सोर्स वोल्टेज है वो अब 500 n है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे पता है कि एक पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 25 एम्पेयर ही है, इसके अलावा और कोई करंट ही नहीं, क्योंकि सर्किट जो एक ही उसमें लूप है, एक ही करंट उसमें से फ्लो करेगा। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, मुझे पता है कि करंट जो होता है वो V/R होता है। ठीक है, V मेरे पास 500 n है, और जो टोटल R है वो 48 + 2 ओम है। ठीक है, और फाइनली जो I की वैल्यू वो 25 एम्पेयर गिवन है। ये बिल्कुल मैं सेंटर वाली क्वेश्चन कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास n की वैल्यू आती है 2.5। ये एक अननोन चीज़ थी हमारे सर्किट में। फाइनली जो पावर डिलीवर हो रही है मेरे लोड को, मैं वो कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, येट अगेन फार्मूला मैं यूज करूंगा, P = I² × R। ठीक है, और I² के लिए 25 एम्पेयर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैंने इसकी RMS वैल्यू लेनी है, दैट वुड बी 25/√2। इस पूरे का स्केल है, इसको 48 से मल्टीप्लाई करें, आपकी जो पावर आ गई है वो 15 किलोवाट है। ठीक है, तो सिमिलरली आप वो पावर भी निकाल सकते हैं जो आपके 2 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस डिसिपेट हो रही है। ठीक है, ये जो दूसरी वाली लाइन है पावर डिसिपेटेड लाइन, इसमें एक 2 मेरे ख्याल से मिस हो गया मुझसे, आप 2 खुद ऐड कर लीजिएगा। करंट की वैल्यू सेम है 25/√2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड दिस गिव्स अस 625 वाट। तो यू कैन सी के हमने सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर यूज करके अपनी जो एफिशिएंसी है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर लिया है। और ये ट्रांसफार्मर की एक मेजर एप्लीकेशन है कि इसे एसी सर्किट्स में यूज किया जाता है, ताकि आपकी जो पावर एफिशिएंसी है इन पर्टिकुलर सर्किट्स जहाँ पे आपने अपनी वोल्टेज को डिलीवर करना है किसी रिमोट लोड को, जो कि हमारे यहाँ होता है कि हमारे पास जो पावर जनरेट हो रही होती है तरबेला, मंगला, चश्मा, गुड्डू में। ठीक है, सर, जी जी सर जो ट्रांसमिशन लाइन में पावर डिलीवर हो रही है, डेसिपेट हो रही है, वहाँ पे आर की वैल्यू 2 होगी, जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई आगे होगी, वो मुझसे मिस हो गई, आप देख सकते हैं 25/√2² मल्टीप्लाई करके आगे मैंने ब्लैंक जगह छोड़ दी है, तो आई शुड हैव रिटन 2 ओवर हियर, मैं 2 नहीं लिख सका, लेकिन आप यहाँ 2 लिख लें। और आप वेरीफाई भी कर लें कि ये जो सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 25/√2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 625 वोट ही आता है कि नहीं। ओके, यस सर। सर ये फिर 50 किस लिए होता है, यानी कि जब हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट किया तो हमने 48/50 किया वहाँ पे। हाँ देखें, ओरिजिनली जो हम 50 किस तरह होता है, फिर वो तो मालूम हो गया ना सर कि यानी कि Z+ सर वो जो ट्रांसमिशन लाइन की सर वो होगी इम्पीडेंस, सर उनको कैलकुलेट किया, जमा किया है। हाँ, तो इफेक्टिवली हमारे जो ट्रांसफार्मर ने किया है कि उसने जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस थी, ठीक है,
उसको बढ़ा दिया है। और आप देखते हैं कि आपकी इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस बढ़ने से उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन भी बढ़ जाती है। देखें, अगर मैं ओरिजिनली जो हम पावर कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ देखें ये वाला जो एफिशिएंसी यहाँ पे 3/5, ठीक है। अब इस एफिशिएंसी को किस तरह इंप्रूव किया जाए? इस एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के दो तरीके हैं। या तो आप न्यूमरेटर में आपके पास जो वैल्यू है उसको बढ़ा लें, या आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको कम कर लें, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को यूज करते हुए हमने न्यूमरेटर में जो वैल्यू है, जो अभी मतलब 3 है, ठीक है, हमने उसको 3/5 है, इसको बढ़ा के हमने 48/50 कर लिया, ठीक है। तो ऐसा करने से जो हमारी वैल्यू ऑफ 60% से 96% पे पहुंच गई है। ओके, यस सर। सर ये पावर एफिशिएंसी वो हम आर की वैल्यू से क्यों डिवाइड करके निकालते हैं? पावर की वैल्यू से? आप पावर की वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। देखें, एज्यूम करें इस केस में जो एफिशिएंसी मैंने 96% 48/50 से निकाली है, अगर आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप पावर की वैल्यू से भी निकाल लें। आपके पास एक पावर 15 किलोवाट है, आपके पास दूसरी पावर 625 वाट है, आप इन दोनों की रेशो भी निकाल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। मतलब आई बिलीव कि आंसर स्टिल 96% की आना चाहिए। कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। नो सर, थैंक यू। ओके, चलें आगे चलते हैं फिर। अच्छा, आगे मेरे पास आज का आखिरी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये, ठीक है। हमें मालूम है कि हमने एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है, किसी को याद है? सर ये थेवेनिन कहता था कि जब आर एस और आर एल बराबर होंगे तो सबसे ज्यादा पावर यानी कि मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। बिल्कुल ठीक है। वो ये कहता है कि आपका कोई भी लोड रेजिस्टेंस है आर एल, ठीक है, और आपकी कोई भी सोर्स रेजिस्टेंस है आर एस, ठीक है, और आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी जो मैक्सिमम पावर है सोर्स वोल्टेज से वो आर एल को मिलेगी। तो हमने न्यूमेरिकली प्रूव किया था कि वो सिर्फ तब और तब पॉसिबल होता है जब आपके पास आर एल की वैल्यू एग्जैक्टली वही हो जो आर एस की वैल्यू हो, ठीक है, मतलब दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हो। और द पावर एब्जॉर्ब बाय आर एल, हमने इसका फार्मूला भी पता था, पी एल बराबर होता है आर एल मल्टीप्लाइड बाई वी एस स्केयर डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एल का स्केयर, ठीक है। और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये जो एक्सप्रेशन है इस स्लाइड में दरमियान वाली पी एल की एक्सप्रेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर एल, ठीक है, राइट साइड और को। और जब आप ये काम करेंगे तो यू वुड सी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, और इसको फिर जीरो के बराबर रखें, कि आप जब पहले डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखेंगे तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका आर एस आर एल के बराबर है, और आर एस आर एल के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। ओके ओके, ये बात तो हमें मालूम है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो ये तब है जब आपने डीसी वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है और आपके पास जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं वो सबकी सब रियल हैं। ओके, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं और मजीद। वट इफ के जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है वो डीसी ना हो, वो एसी हो, ठीक है, जैसे कि ये जो सर्किट मैंने आपके सामने प्लॉट किया इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है। और जो आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं सोर्स और लोड की, अब वो रेजिस्टेंसेस नहीं है, वो इम्पिडेंसेस हैं, मतलब उनमें कोई रियल पार्ट भी है और उनमें कोई इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक है। तो मैंने वही लिख दिया, आपका जो वोल्टेज है येट अगेन उसको मैं वी से शो कर रहा हूँ, लेकिन वो अब डीसी नहीं है, वो एसी है, ठीक है। और जो आपके पास सोर्स रेजिस्टेंस है उसके अब दो पार्ट हैं, एक आर एस जो कि रियल पार्ट है सिर्फ ओम में होगा, ठीक है, और एक आपके पास एक्स एस जो कि रिएक्टेंस है, ठीक है, जिसके साथ जे लगा होता है, ठीक है। इसी तरह जो आपका लोड इम्पिडेंस है जेड एल, इसके भी दो पार्ट है, एक आर एल जो कि रेजिस्टेंस है रियल, और एक एक्स एल जो कि रिएक्टेंस है इमेजिनरी। ओके, यूजिंग द सेम फार्मूला, ठीक है, अगर हमने ऊपर वाले सर्किट में देखना हो कि आई की वैल्यू क्या है, तो आई की वैल्यू होगी जो आपके पास वोल्टेज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जेड डैश ओवर जेड एल, ठीक है। और जेड डैश और जेड एल की जो वैल्यूज हैं वो मैंने पुट कर दी है। जेड डैश की वैल्यू है आर एस प्लस जे एक्स एस, और जेड एल की वैल्यू है आर एल प्लस जे एक्स एल। ओके, और उसके बाद मैंने इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया आर एस प्लस आर एल, और फिर मैंने जे को कॉमन ले लिया, एक्स एल प्लस एक्स एस, और ये डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आपके पास वी है, ठीक है। ये मेरे पास आई की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास वी इसमें मैक्सिमम है तो मेरे पास आई भी मैक्सिमम है, ठीक है। और मैं पी एल की जो फार्मूला है वो लेता हूँ आई स्क्वायर ओवर आर, और आई की वैल्यू ऊपर से लेके उसका स्केयर लेके मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो ए प्लस जे आई, और जब आपने इसका स्केयर लेना होता है तो ये बनता है ए जो रियल पार्ट है उसका स्केयर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्केयर, मुझे जो जे के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने वही वाली जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है उसका स्केयर लिया और मैंने ये पावर की उस फार्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। तो ये बना है वी स्केयर मल्टीप्लाइड बाय आर एल डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एल स्केयर प्लस एक्स एल प्लस एक्स एस स्केयर, ठीक है।
और इस एक्सप्रेशन को मैं नाम दे देता हूँ 1, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास उस पावर की एक्सप्रेशन है जो मेरा जेड एल एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके। मैंने ऊपर यहाँ दोबारा भी लिख दिया इस स्लाइड पे। अच्छा सर ये पीछे जे वाला पार्ट दोबारा बता दें। बेटा, ये देखें, ये जो सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन है जहाँ मैंने लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर एस प्लस आर एल प्लस जे एक्स एल ओवर एक्स एस, आपको शो हो रहा है ये? हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, अब मैडम मसला ये कि ये जो मेरे पास आई की एक्सप्रेशन है जिसमें वोल्टेज डिवाइडेड बाय दो आपके पास इम्पिडेंसेस हैं, मैंने इसका स्केयर लेना है। ऊपर न्यूमरेटर में तो वी है, वी का तो आप स्ट्रेट अवे स्केयर ले लेंगे, ठीक है। तो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है, अगर आप देखें आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो समवट कुछ इस फॉर्म में है, अल्फा प्लस जे बीटा, राइट। मतलब आपके पास एक पूरी रियल पार्ट है अल्फा, अल्फा जो रियल पार्ट है वो आर एस प्लस आर एल है, ठीक है। जाहिर है दो रियल पार्ट सम होके एक रियल पार्ट ही बनेगा मजीद, ठीक है। उसके बाद प्लस जे है और फिर ब्रैकेट में आपके पास दोबारा एक्सएल प्लस एक्सएस है। इसका मतलब है कि एक्सएल प्लस एक्सएस बजाते खुद कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जो आप इन्हें सम करेंगे तो फिर दोबारा एक न्यूमेरिकली वैल्यू बनेगी। तो आपके पास डिनोमिनेटर में जो एक्चुअल टर्म बनी है उसकी शेप कुछ इस तरह की है, अल्फा प्लस जे बीटा, ऐसा ही है। जी सर। ओके अब ये एक मैथमेटिकल फार्मूला मुझे मालूम है कि आपने जब भी अल्फा प्लस जे बीटा का स्केयर लेना है तो दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ओके। यस सर। तो मैंने वही काम किया है कि वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने नीचे लिख दिया। मेरे पास अल्फा बजाते खुद आर एस प्लस आर एल है, तो मेरे पास बीटा बजाते खुद एक्सएल प्लस एक्सएस है, तो मैंने उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया और मैंने आगे से क्वेश्चन को 1 नंबर दे दिया, ओके। ओके सर। चलें अब यहाँ आगे चलते हैं, ओके। अच्छा, अब ये जो वही वाली एक्सप्रेशन जो पीछे वाली थी मैंने उसे इसी स्लाइड में ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और अब हमने देखना है कि ये पावर की एक्सप्रेशन है पी एल, और हमने देखना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये मैक्सिमाइज हो जाए, ओके। सबसे पहले जो हमें मालूम है कि जितने भी ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनके साथ ये जिनकी इम्पिडेंसेस जिनमें ये इमेजिनरी पार्ट लगा होता है, ठीक है। बेसिकली ये रिएक्टेंस बजाते खुद कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं करती, पावर हमेशा रियल पार्ट ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आपका आर एस, आपका आर एल, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में हमेशा वो आते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें पता है कि हम आर एस आर एल को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते और इनमें से कोई एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अगर आप ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन को देखें कि मैं इसमें क्या करूं कि मेरी एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। मेरे पास न्यूमरेटर में आर एल है और मेरे पास डिनोमिनेटर में आर एल प्लस आर एस है, और ये समवट ये वैल्यूज फिक्स हैं, ठीक है। मेरे पास एक और वैल्यू है जो डिनोमिनेटर में है, वो एक्स एल प्लस एक्स एस है, ठीक है। मैं एक और काम कर सकता हूँ, अगर मैंने पूरी एक्सप्रेशन का ही मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना है तो यहाँ तो जैसा मैंने पहले देखा था, यहाँ तो मैं न्यूमरेटर को बढ़ा दूं या मैं डिनोमिनेटर को कम कर दूं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास एक फ्रीडम वो ये है कि अगर ये एक्स एल प्लस एक्स एस वाला पार्ट जीरो हो जाए तो इसका मतलब मेरे डिनोमिनेटर में एक टर्म जीरो हो रही है। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में एक टर्म जीरो हो रही है तो इसका मेरे पास ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो एक्स एल प्लस एक्स एस वाला पार्ट है इसको जीरो करने के लिए मेरे पास जरूरी है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि जब एक्स एल वुड बी इक्वल टू माइनस एक्स एस, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये पार्ट पूरे का पूरा जीरो हो जाएगा और मेरे पास जो मैक्सिमम पावर बचेगी वो येट अगेन वही बचेगी वी स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर एस स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ये यहाँ से ये चीज़ मैं ज्यूम कर सकता हूँ कि एक एसी सर्किट के केस में जहाँ मेरे पास इंपिडेंसेस लगी हों, उस पावर को मैक्सिमाइज करने का जो एक कंडीशन है वो ये है कि वो तब होगी जब मेरे पास एक्स एल इज इक्वल टू माइनस एक्स एस, ठीक है। मैंने उसे डब्बे में बंद भी कर दिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या करेगी, ये जिसके ऊपर वाली एक्सप्रेशन है इसके डिनोमिनेटर को छोटा कर देगी और ओवरऑल वैल्यू को बढ़ा देगी, फाइन। यस सर। यस सर। तो अब मैंने इसी चीज को फिर वो जो नीचे वाला डब्बा है मैंने उसमें दोनों को कंबाइन कर दिया है कि फॉर मैक्सिमम पावर एक बात हमें पता है कि आर एस इक्वल टू आर एल, हमें ओरिजिनल ये डीसी वाले सर्किट से ये बात मालूम है, ठीक है। और दूसरा हमें ये पता है कि जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट्स रिएक्टेंसेस लगी हुई हैं उनकी वैल्यू एक दूसरे की ऑपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक्सएल की वैल्यू माइनस एक्सएस होनी चाहिए, ठीक है। और इसको अगर मैंने, जाहिर है ये आर एस और आर एल एक्सएस और आर एल और एक्सएल दोनों मिलके जेड एल बनते हैं और आर एस और एक्सएस मिलके जेड एस बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसे जेड एस और जेड एल की फॉर्म में लिखना हो तो उसके लिए मैंने सबसे नीचे लिख दिया कि मेरा जेड एल शुड बी इक्वल टू जेड एस स्टैटिक। ये जो स्टैटिक ऊपर मैंने डाला है इसकी पावर में से कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका मतलब होता है कि जेड एल अगर अल्फा प्लस जे बीटा की फॉर्म में है तो जब आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो अल्फा प्लस जे बीटा नहीं होगा, अल्फा माइनस जे बीटा होगा, ठीक है। मतलब आपके पास जो रियल पार्ट है वो सेम रहता है, लेकिन आपके पास इमेजिनरी पार्ट के साथ जो चीज लगी होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। और अगर आप देखें यही हमने यहाँ पे भी किया, हमारा जो रियल पार्ट है आर एस
इक्वल टू RL वो तो सेम रहा है, कोई चीज चेंज नहीं हुई, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट था हमारे पास XL और XS हमने उसका साइन चेंज कर दिया। फाइन। सर रिपीट। यस सर। मैं रिपीट कर देता हूँ बिल्कुल। बेटा यहाँ तक क्लियर है कि मैं XL को माइनस XS के बराबर मैंने किस तरह लिखा है? यस सर। ओके चलें, अब यहाँ से दो सिनेरियो तो पता हो गया, पता लग गया हमें कि मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए लोड तक, ठीक है, हमारे लिए एक जरूरी है कि हमारा जो RS है वो RL के बराबर हो, मतलब जो हमारे पास रियल रेजिस्टेंसेज हैं लोड और सोर्स साइड पे वो बराबर हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो मेरे पास इमेजिनरी रिएक्टेंसेज हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के साथ हों। जैसे अगर सोर्स साइड पे वो कैपेसिटिव है तो लोड साइड पे वो इंडक्टिव होनी चाहिए, या अदर वे अराउंड, अदर वो सोर्स साइड पे इंडक्टिव है तो लोड साइड पे वो कैपेसिटिव होनी चाहिए, ठीक है। XL इक्वल टू माइनस XS। और उसके बाद मैंने दोनों के डब्बे में बंद कर दिया कंडीशन को, मतलब ओवरऑल कंडीशन को बताने के लिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो RS है वो RL के बराबर हो और जो XL है वो XS के बराबर हो, ठीक है। और अगर मैं इसे कंबाइन करके लिखूं तो दिस वुड बी कि जो मेरे पास ZL है जो कि मेरे पास लोड इम्पिडेंस है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होनी चाहिए मेरा सोर्स इम्पिडेंस के। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही होता है कि अगर आपके पास एक टर्म अल्फा प्लस जे बीटा है तो आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा अल्फा माइनस जे बीटा। आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं, और वही हमने यहाँ पे किया भी हुआ है। ओके ओके सर, जो स्टार है वो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, स्टार कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जहां भी कहीं पे स्टार देखें ऊपर वाला, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इसका मतलब बात ये हो रही है कि जो दोनों टर्म्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें कोई रियल पार्ट भी है कोई इमेजिनरी पार्ट भी है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट वाली चीज है, मतलब जो जे बीटा वाली चीज वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर दें। जैसे अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे अल्फा माइनस जे बीटा है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा अल्फा प्लस जे बीटा। ओके, ओके सर। किसी और के पास कोई क्वेश्चन? नो सर। मुझे आप में से सिर्फ 3 लोगों को जवाब देते हैं, यूजुअली 3-4 से ज्यादा ऑडियंस नहीं बढ़ती। मैं सोच रहा हूँ आज कैमरे ऑन कर ही लूँ, नहीं? तो देख लें सर, आपकी मर्जी है। नहीं ज़ाहिर है मेरी मर्जी, पहले मुझे खुद भी मूव धोना पड़ेगा, लेकिन कोशिश कर लेते हैं, शायद कोई लोग जाग ही जाए। नहीं नो सर। नहीं जागेंगे आपके ख्याल से सर लोग? सर जाग रहे हैं। मैडम आपकी बात से बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप जाग रही हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ। खैर, अच्छा उसके बाद एग्जाम्पल है आखिरी, ठीक है, इम्पिडेंस मैचिंग यूजिंग ट्रांसफार्मर। अच्छा ये जो सिनेरियो है ना पीछे वाला, जहाँ मैंने लिखा है कि ZL इज इक्वल टू ZS और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसे कहते हैं इम्पिडेंस मैचिंग, ठीक है। क्या आपने दोनों तरफ की इम्पिडेंस को मैच कर दिया ताकि आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए सोर्स साइड से लोड साइड पे। ओके, और अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करने लगे इसकी। सबको मेरी स्लाइड शो हो रही है? यस यस। यस सर। अच्छा, यस सर। मेरे पास एक सर्किट है जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है 1:n का, ठीक है। और मेरे पास जो प्राइमरी साइड है वहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त ये वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये करंट सोर्स है। लेकिन ये अगेन ये करंट सोर्स है, लेकिन ये एसी करंट है, तो मैंने वो एक एरो लगा के बीच में एसी का सिंबल लगा दिया, ठीक है। मैंने वैल्यू भी बता दी है कि जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू वो 100 मिली एम्पेयर है, और चूंकि ये वेरी कर रहा है एसी है तो इसकी जो मेगा है वो 10⁵ है। ओके, उसके बाद इस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में 4 और 100 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और फिर इसके साथ दोबारा पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है -j 200 ओम का, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इंडक्टर की वाइंडिंग्स आ गई हैं जो सेकेंडरी और प्राइमरी साइड के बीच में होती हैं। और फिर मैं अपने जब सेकेंडरी साइड पे पहुंचा हूं तो यहाँ पे मेरे पास एक लोड इंपीडेंस लगी हुई है, इसका जो रियल पार्ट है वो 500 ओम है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है अभी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, वो JX है, ठीक है। मतलब X कुछ भी है और J इसलिए लगाया हुआ क्योंकि वो इमेजिनरी है। ओके, क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो यस हम सर। चाहते ये हैं कि यस सर। हमारी जो सोर्स है वहां से मैक्सिमम पावर जो है वो हमारे लोड को मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए समवट हम वाइंडिंग रेशो भी निकालेंगे और समवट हम JX की वैल्यू भी निकालेंगे कि हम ऐसी क्या रिएक्टेंस की वैल्यू ले कि मैक्सिमम पावर यहाँ डिलीवर हो जाए। ओके, अच्छा सबसे पहले मैं प्राइमरी साइड पे आता हूँ।
और जो मेरे पास 400 ओम की रेजिस्टेंस है उसके साथ पैरेलल में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे पता है आपके पास इम्पीडेंसेस पैरेलल में लगी हों, तो आप वही पैरेलल वाला फार्मूला लगा के इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 400 ओम को इन पैरेलल विद माइनस जे 200 ओम मैंने लिख भी दिया, इनको इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आया था 80 माइनस 160 जे ओम। आप सबके पास भी यही आ रहा है? अच्छा, और ये जो मेरे पास इम्पीडेंस की वैल्यू है, ये मैंने इसको फिर दोबारा सर्किट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आप देख सकते हैं जो मेरा सर्किट है बेसिकली उसमें एक करंट सोर्स है, उसके साथ एक पैरेलल में इम्पीडेंस लगी हुई है जिसकी रियल वैल्यू 80 ओम है और इसकी इमेजिनरी वैल्यू माइनस 160 जे ओम है। फिर मेरे पास वही ऊपर वाले सर्किट की वाइंडिंग है, उसके बाद फिर वही ऊपर वाले सर्किट का जो सोर्स वैल्यू है वो है 500 ओम की रियल वैल्यू और जे एक्स जो है वो इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी को नॉर्टन थ्योरम याद हो, हम नॉर्टन थ्योरम में क्या करते थे, किसी को याद है? सर वो VOS और IS ऐसा निकालते थे। आर बिल्कुल को RL जो हमारी जिसने RL थी उसकी जगह पर रख के। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने एक और काम भी किया था कि हमने अगर एक करंट सोर्स के साथ पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस लगी हो, अगर हमने नॉर्टन लगता। नॉर्टन लगता तो हम क्या करते थे कि जो करंट की वैल्यू है उसको पूरी रेजिस्टेंस में गुजार के जो वोल्टेज बनता है उस वोल्टेज सोर्स को शो कर दिया करते थे, और जो आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी होती थी उसको सीरीज में लगा दिया करते थे। फाइन, यही किया करते सीरीज थे। में लगा देते। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये वही काम करता हूँ। इस वक्त मेरे पास यही सिनेरियो है कि मेरे पास एक करंट सोर्स है, ठीक है, 100 मिली एम्पेयर का अल्टरनेटिंग सोर्स है लेकिन करंट सोर्स है, इसकी ओमेगा 10⁵ है, और इसके साथ पैरेलल में मेरे पास एक इंपेडेंस लगी हुई है जिसकी रियल वैल्यू 80 ओम है और जिसकी जो इमेजिन वैल्यू है 160 जे ओम है, ठीक है। तो मैं वही नॉर्टन लगाता हूँ, मैं इस करंट को इस इंपेडेंस में से गुजारता हूँ, ठीक है। और जो मेरे पास वोल्टेज बनती है वो मेरे पास 18 वोल्ट बनी है, ठीक है। 18 वोल्ट, इसका कोई एंगल था, एंगल फिलहाल मैंने शो नहीं किया हुआ, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करने से मैंने जो करंट सोर्स है उसको मैं वोल्टेज सोर्स में मैंने चेंज कर लिया, और जो मेरे साथ इसके साथ पैरेलल में मेरे पास इंपेडेंस लगी थी अब वो सीरीज में आ गई है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अच्छा, अब आप ये बिल्कुल ऊपर वाले सर्किट को देखें तो ये मेरे पास वही बन गया सर्किट आसान सा, जिसमें मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू 18 वोल्ट है। अब मेरे पास कुछ इसके मतलब सोर्स इम्पीडेंस भी लगी हुई है 80 ओम प्लस माइनस जे 160 ओम की रिएक्टेंस वैल्यू है, लेकिन ये दोनों मिला के मेरे पास ZS बन गई हैं। फिर मेरे पास एक वाइंडिंग है इसकी 1:n, और उसके बाद मेरे पास लोड इम्पीडेंस है, ठीक है। अब मैं वही काम करता हूँ कि जो मेरे इस पर रेफर्ड लोड नेटवर्क हमने तरीका पढ़ा हुआ है कि अगर मैंने अपनी सेकेंडरी साइड को प्राइमरी की तरफ लेके जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो भी लोड है उसको मैं स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने वही काम किया है कि जो मेरे पास लोड की जितनी वैल्यू है, लोड में मेरे पास दो ही वैल्यूज हैं इस वक्त, एक रियल पार्ट है 500 ओम और एक इमेजिनरी पार्ट है JX, ठीक है। एक्स कुड भी ओमेगा भी, एल भी हो सकता है, ओमेगा सी भी हो सकता है, वट कुछ भी, ठीक है। अच्छा, और उसको मैं उठा के ले गया हूँ मैं अपने इस सर्किट के अंदर, ठीक है। और मुझे पता है उठा के ले जाने का तरीका ये होता है कि जितनी भी इम्पीडेंस वैल्यू है सबके सब स्क्वायर से डिवाइड हो जाती हैं। तो ये जो बिल्कुल मेरे पास दरमियान वाला सर्किट जो मैंने प्लॉट किया है वो मैंने यही काम किया, ओके, ठीक है। ओमेगा एल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास जो सोर्स ZS था, ठीक है, वो समवट कैपेसिटिव था, उसकी माइनस वैल्यू थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एल ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे नेगेटिव वो लेता, अगर वहाँ पे पॉसिबल होता तो इसका मतलब है कि मेरे पास सोर्स साइड पे इंडक्टर लगा हुआ है, मुझे अपनी लोड साइड पे कैपेसिटर लगाना है। ये हमेशा ज़हन में चीज़ याद रखिएगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ऑपोजिट होना चाहिए। आपके पास उस तरफ कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहाँ पे इंडक्टर लगेगा, अगर आपके पास इंडक्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा। अच्छा, उसके बाद मुझे ये पता है, ये मैंने सर्किट बना लिया, ठीक है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको ये कहता है एसी सोर्स में कि जो आपके रियल पार्ट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, आपके RS शुड बी इक्वल टू RL। मेरे पास जो RS है वो 80 ओम है और मेरे पास जो RL है वो 500 ओम डिवाइडेड बाय n स्क्वायर है। मैं उसको लिख लेता हूँ, ये 500 ओम डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू 80 ओम, और मेरे पास जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो भी बराबर होने चाहिए आपस में, ठीक है। येट अगेन मैं लिख लेता हूँ ओमेगा एल ओवर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 160 ओम, और मैंने साइन चेंज कर दिया, ओके। अच्छा, अब ये जो मैंने दोनों एक्सप्रेशन लिखी है नीचे वाली 500 ओम बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 80 ओम और ओमेगा एल ओवर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 160 ओम, यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू मुझे मालूम है 10⁵, यहाँ से मैं एन स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं एल की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। मेरे पास दो एक्सप्रेशन है और दो ही अननोन्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप एन स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाएं, 80 को 500 के नीचे ले आएं, इसको डिवाइड करें, आपको स्ट्रेट अवे एन की वैल्यू मिलेगी 2.5, और नीचे वाली वैल्यू में
आपको मेगा मालूम है, ऊपर वाली वैल्यू से आपको एन भी पता चल गया, एन की वैल्यू पुट करें, एन स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं और 160 से मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा से डिवाइड कर दें, तो आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी 1 मिली हेनरी। ओके, ठीक है। और फाइनली ये सारा काम करने के बाद, ठीक है, जो आपके पास पावर है, आप पावर की रेशो कैलकुलेट भी कर सकते हैं जो पावर आपके लोड पे डिलीवर हो रही है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होगी P इक्वल टू वी आर एम एस के डिवाइडेड बाई 4s, ठीक है। और वी आर एम एस जो होती है वो वी मैक्स डिवाइडेड बाई √2 होती है। वी मैक्स की वही वैल्यू है जो 18 वोल्ट है, ठीक है। वहाँ पे इसे कैलकुलेट करें, स्केयर करें और डिवाइडेड बाई 4RS करें, तो जो मेरे पास पावर आ रही है वो मेरे पास ऑलमोस्ट 506 मिली वॉट आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक ट्रांसफार्मर यूज करके अपनी इम्पीडेंस मैचिंग की है, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर है उसकी वाइंडिंग रेशो भी मिल गई है, और हमने अपने लोड या सोर्स साइड पे जो भी कैपेसिटिव इंडक्टिव लोड लगाना था हमें उसकी वैल्यू भी मिल गई यहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की दूसरी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन में आपने देखा था कि हम इसे अपनी ट्रांसमिशन लाइन के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं ताकि हम अपनी पावर एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकें जब हम पावर डिलीवर कर रहे हैं एक रिमोट लोड को। और दूसरे केस में जो ट्रांसफार्मर की दूसरी एप्लीकेशन है कि आप इम्पीडेंस मैचिंग में इसे किस तरह यूज करते हैं, हमने वो इस्तेमाल की थी। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये फॉर्मूले के अंदर है पावर में V²/4R लास्ट में जो आपने किया है? तक मेरा ख्याल है हमने पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का फार्मूला नहीं पढ़ा था, वो यही नहीं था कि आप V²/4RS ले लें या 4RL ले लें, आपका RS RL के बराबर ही है। ये फार्मूले का हिस्सा है। हाँ, ओके ठीक है सर, भूल गया था। कोई बात नहीं। और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो? नो सर। नो सर। अच्छा, फिर अब हमें काम करते हैं, मैं ज़रा जल्दी जल्दी आपकी कोर्स आउटलाइन देख लूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ पढ़ी जा सकती है। अच्छा, अब आपकी CR हैं इस क्लास में? यस सर। अच्छा, बेटा क्या मुझे सिर्फ एक और लेक्चर मिल सकता है अगले हफ्ते में किसी भी दिन? मैंने आपकी कोर्स आउटलाइन देखी है। अगर हम सिर्फ सेमीकंडक्टर डायोड्स की बेसिक्स पे अगर 1-2 घंटे लगा दें तो मुझे लगता है कि हम प्रॉब्ली 80 to 85% आपकी कोर्स आउटलाइन कवर कर लेंगे। दैट वुड बी जस्टिफाइबल एनफ टू एनीवन कि हमने इस पूरे टेन्योर में कितना पढ़ा है। तो क्या आप मुझे अगले वीक में एक घंटा और मिल सकता है अगले मंडे को? यस सर, श्योर। ओके, ठीक है। तो फिर तब हम सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे। बेसिकली आपका जो कोर्स है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, जो प्रोबब्ली आप अगले सेमेस्टर में या उससे अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उसमें आप लोग ज़्यादा डिटेल में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ लेंगे, ठीक है। जो अगले हफ्ते वाला लेक्चर है उसमें समवट हम एक ओवरव्यू आइडिया ले लेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या करती हैं और उनके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ओके, ओके सर। चलें, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन था, मैं एक असाइनमेंट मिली थी उससे आप थोड़ी सी आपसे इन्फो चाहिए थी। टीचर के पास एलएमएस में क्या क्या स्टूडेंट के अथॉरिटी होती है कि स्टूडेंट क्या वो पासवर्ड चेंज कर सकता है कि वो सिर्फ एलएमएस इंचार्ज के पास ही होती मुझे देखने दें तो मैं अभी भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या क्या कुछ है। जस्ट अ सेकंड। मेरा ख्याल है कि मैं शायद आपका पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मैं सिर्फ शायद आपकी ट्रांसक्रिप्ट देख सकता हूँ और सिर्फ आपको बेसिक बायोडाटा देख सकता हूँ। आई बिलीव कि बाकी सारे राइट्स फीफा के पास ही हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। है। ओके सर। सर सेकेंडली ये भी पूछना था, हमें अटेंडेंस एलएमएस पे शो नहीं होती तो हाँ, उसका आप मैं बताता हूँ। उसका बेसिकली एलएमएस पे अटेंडेंस इसलिए शो नहीं होती कि आइडियली टीचर को आपकी अटेंडेंस एलएमएस पे लगानी चाहिए, ओके, ठीक है। या आपकी हर हफ्ते की अटेंडेंस
अगर कोई भी टीचर किसी भी तरह रिकॉर्ड करता है तो उसको एलएमएस पे अपलोड करनी चाहिए उसके बाद, ठीक है। फिर वहाँ से आपको एलएमएस की अटेंडेंस शो होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको बता दिया कि जब हम फिजिकली मिला करते थे तो तब मैं आपकी अटेंडेंस किया करता था नोट, ठीक है। तो वो अटेंडेंस मेरे पास एक एक्सेल शीट में है, ठीक है। लेकिन जब से हमने ऑनलाइन जाना शुरू किया तो उसके बाद से मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लेता, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं अटेंडेंस के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी मुझ पर ये इन्फोर्स करती है कि मैं अटेंडेंस लूँ। अदरवाइज आई बिलीव के बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लास में जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लास आते हैं, ठीक है। तो अगर उन्हें क्यों तकलीफ देनी है, किसी ने आना है तो पढ़ने के लिए है, नहीं आना तो ना आए, कोई बात नहीं। इफ यू हैव बेटर थिंग्स टू डू देम, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास जो आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो तब तक का ही है जब तक आप फिजिकली आते थे मेरे पास ऑनलाइन अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो एलएमएस पे अटेंडेंस इसलिए शो नहीं होती कि टीचर अटेंडेंस को एलएमएस पे अपलोड नहीं करता, और वो प्रॉब्लम शायद इसलिए नहीं करता कि इतनी मेहनत कौन करे, शायद। जवाब मिल गया आपको? और यस सर सर, एक और थैंक यू। क्वेश्चन थी। ये पूछें। सर जो एडमिन है वही हमारी ग्रेड लिस्ट एडिट कर सकता है या फिर टीचर्स करेंगे? ग्रेड लिस्ट आपकी क्यों कोई एडिट करेगा? ग्रेड लिस्ट आपकी कोई भी एडिट नहीं कर सकता। एडिट करने से बाद यानी ग्रेड्स लगाने हो, यानी हमें रिजल्ट शो होगा वो एडमिन करेगा ना, क्योंकि आप जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एडमिन को देंगे। एडमिन अगर हमारे एलएमएस में इस तरह की चेंजिंग करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह जब आपका सेमेस्टर पूरा हो जाता है, आप एग्जाम दे देते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो उसके बाद हम सारे टीचर अपने रिजल्ट्स जो हैं वो एलएमएस पे सबमिट कर देते हैं, ठीक है। अब वो सबमिशन होके जाती है एडमिन नहीं, एग्जामिनेशन ब्रांच के पास, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन ब्रांच की फिर कंडीशन होती है, वो ये हमसे चाहते हैं कि हम एलएमएस पे भी आपका रिजल्ट सबमिट करें और हम उस रिजल्ट की एक साइंड कॉपी अपने सिग्नेचर के साथ हार्ड फॉर्म में भी उनको पोस्ट करें, ठीक है। जब उन्हें ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके बाद वो आपका रिजल्ट एलएमएस पे अपलोड कर देते हैं, जहाँ से आपको शो होना शुरू होता है। लेकिन उसके लिए समवट वो यूजुअली वेट करते हैं कि पूरे सेमेस्टर के सारे रिजल्ट्स आ जाएं। जैसे अज्यूम करें कि आपको 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, उनमें से 4 टीचर ने रिजल्ट भेज दिए हैं, लेकिन एक टीचर किसी भी वजह से रिजल्ट नहीं भेज पाया, तो आपका पूरे का पूरा रिजल्ट ही पेंडिंग रहेगा, आपको कोई भी रिजल्ट शो नहीं होगा अपने एलएमएस पे अनटिल अनलेस कि वो 5वां टीचर भी अपना रिजल्ट सबमिट ना करते, ओके, ठीक है। तो जब जैसे ही वो 5वां टीचर भी अपना रिजल्ट सबमिट करेगा, आपको आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली एलएमएस पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके एलएमएस पे जो रिजल्ट शो होता है वो टोटली हमारी मर्जी नहीं होती, वो एग्जामिनेशन ब्रांच की मर्जी होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं तो विद इन अ वीक वो हमें थोड़ा सा मतलब पिंच करना शुरू कर देते हैं कि प्लीज जल्दी जल्दी रिजल्ट सबमिट करें, ओके। सर एक बात बताते, जो एडमिन की जगह आपने कौन सा वर्ड यूज किया था जो ये करता है, एलएमएस कंट्रोल करता है? जी, एग्जामिनेशन ब्रांच। ओके सर। जी, और सर कोई ये इशू? जी पूछें। सर रिपोर्ट में जो पीएलओस और सीएलओस सर ये आप सबमिट करवाते हैं या फिर सर एडमिन करता है सर ये, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं कि पीएलओस ये होंगे सीएलओस ये होंगे? आपके पीएलओस तो पूरे यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म है, ठीक है। वही 12 पीएलओस हैं, उनको कोई भी डिपार्टमेंट चेंज नहीं करता, उनको चेंज करना भी नहीं चाहिए, वो हमें पीसी ने दिए हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपके सीएलओस हैं ये बेसिकली टीचर की डिस्क्रेशन होती है, ठीक है, कि वो कौन से 2-3 सीएलओस के तहत आपको पढ़ाना चाहता है। अगर आपको वो लेक्चर याद हो तो यूजुअली आपके जो सीएलओस होते हैं वो आपकी कोर्स आउटलाइन को ही इनकम्पस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपके सामने आपके सामने जब क्विज आया था तो उसमें मेंशन किया हुआ था मैंने कि जो क्विज है ये किस सीएलओ को एड्रेस कर रहा है, फाइन, ठीक है। प्रॉब्ली जो मैंने आपको पीबीएल दी है उसके अंदर मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि वो किस सीएलओ को एड्रेस करे, लेकिन वो भी किसी न किसी सीएलओ को एड्रेस कर रही थी, ठीक है। अब जो मैं आपको दूसरी पीबीएल दूंगा उसके अंदर भी ये मेंशन करूंगा कि मेरी ये वाली पीबीएल किस सीएलओ को एड्रेस कर रही है। फाइनली जब आपके पास आपका मिड और फाइनल का एग्जाम आएगा तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो किसी न किसी सीएलओ को मैप कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये समवट टीचर की डिस्कशन होती है और उसने ये इंश्योर करना होता है कि सारे के सारे सीएलओज ही आपके क्वेश्चंस में शो हो, मतलब आप सारे सीएलओज को ही अटेम्प्ट करें, ठीक है। और ताकि आप एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आए उस पर हम ये असेस कर सकें कि हर स्टूडेंट ने कौन सा पर्टिकुलर सीएलओ कितनी अच्छी तरह अचीव किया है, ठीक है। तो जो सीएलओ होते हैं ये टीचर की मर्जी होती है, लेकिन ये एक रिजल्ट सबमिशन करने के बाद चेंज नहीं हो सकते, ये रिजल्ट सबमिट करने से पहले चेंज होने चाहिए, इससे पहले भी चेंज नहीं होने चाहिए। आइडियली टीचर को अपने स्टूडेंट्स को अपने सीएलओ बता देने चाहिए कि मेरे क्या सीएलओ हैं, ठीक है। तो अगर मैंने आपकी सीआर के साथ जब कोर्स आउटलाइन शेयर की थी तो उसके अंदर मैंने सीएलओ भी शेयर किए होंगे, आपने देखा किसी ने डॉक्यूमेंट वो? यस सर, देखिए सर। ठीक है, तो उसमें 3 सीएलओज हैं, तो हम प्रॉब्ली, और अगर आप देखें कि वो 3 सीएलओज को जब आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी सारी कोर्स आउटलाइन उन 3 सीएलओज में कवर हो गई है। तो सीएलओज भी एग्जामिनेशन ब्रांच चेंज नहीं कर सकता है, टोटली एक एकेडमिक मैटर है। तो ये टीचर और स्टूडेंट्स ही उन्हीं के बीच में अगर चेंज होने तो उन्हीं के बीच में चेंज होने, वरना उसके बाद चेंज नहीं होने। कोर्स लिस्ट होगी जो तकरीबन कोर्स। जी बताएं। मेरी कोर्स लिस्ट सर ये एडमिन करेगा या सर टीचर की तरफ से होंगे सर ये एलएमएस पे सर अपलोड सबमिट? कोर्स आउटलाइन या सीएलओ?
सर कोर्स ऑफलाइन यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट कोर्सेज? आपको आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोर्स आउटलाइन मालूम है, ऐसा ही है? यस सर। आप जो बाकी कोर्सेज पढ़े हैं क्या उन्हें उनकी भी कोर्स आउटलाइन मालूम है आपको? सर कुछ की मालूम है कुछ की नहीं सर। कुछ की नहीं मालूम, जिसकी नहीं मालूम तो अपने उस टीचर को कहें कि मुझे इस सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन दे। देखें यट अगेन मैं वही आपको कह रहा हूँ, आपके एलएमएस पे आपकी कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये तब होती है जब आपका पर्टिकुलर टीचर उस कोर्स आउटलाइन को वहाँ पे अपलोड भी करे, ठीक है। बेसिक मकसद ये है कि बीइंग अ टीचर अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाना है, और आप लोगों को पता हो कि ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, और बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर हमने इस कोर्स आउटलाइन का ऑलमोस्ट 85 to 90% हिस्सा कवर होना चाहिए। फाइन, ठीक है। तो वो तब होगा जब मैं आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन शेयर करूंगा, ठीक है। अब वो शेयरिंग ऐसी भी हो सकती है कि मैं आपकी सीआर को देके आपकी कोर्स आउटलाइन आपको बता दूं, या ये भी हो सकती है कि मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूं, ठीक है। दोनों समवट मकसद सेम ही सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कोर्स आउटलाइन एलएमएस पे नहीं भी है तो यू कैन आस्क दैट पर्टिकुलर टीचर कि आप प्लीज हमें कोर्स आउटलाइन दें ताकि हमें पता चले कि हमने इस कोर्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। और फिर मैंने वही बताया कि एलएमएस पे प्रोबब्ली अपलोड ना करने की एक ही वजह हो सकती है, प्रोबब्ली शायद थोड़ी सी सुस्ती, अदरवाइज कोई खास वजह नहीं होनी चाहिए कि आप एलएमएस पे क्यों नहीं इसे अपलोड करें। ओके सर एलएमएस पे अपलोडेड है, मैंने चेक किया था। बस ठीक है, फिर क्या मसला है? और कोई इशू है तो बच्चों वो भी मुझे बताएं आप। नो सर यही था सारा पता करना था बस। ओके चलें फिर आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे होपफुली अगली मंडे को 8 बजे, और जो हमारा मोस्ट प्रोबब्ली आखिरी लेक्चर होगा सेमी कनेक्टेड बैच पे, ठीक है। इंशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। चलें बेटा, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ सर।